हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग डीएसएसबी 2021 का ये पेपर का सॉल्व है और ये ऑफिशियल आंसर कीज है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं टिक लगा है पूरा, तो ये टोटल जो आपका ऑफिशियल आंसर की है उसी में इस तरह से आपका आंसर किया आया था, तो वही आपका यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया गया है। और इसमें देखिए हम लोग केवल 20 प्रश्न आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा जो आपका हमने मेंशन किया था कि एक जो दूसरा चैनल है वनडे जंक्शन, ठीक, उस पर टोटल इसका सॉल्व आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल आपका जो प्रीवियस ईयर के यानी PYQ टोटल कलेक्शन होगा किसका, ज्योग्राफी का, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए डीएसएसबी में टोटल आपका 180 ज्योग्राफी का पूछा गया है और 20 आता है किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक। तो कोशिश किया जा रहा है कि एक वीडियो में ही टोटल 180 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक। तो ये आप इस चैनल पे वॉच करिएगा, तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप यदि पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें और भी यूपीएससी का भी इसमें सॉल्व दिया गया है, ठीक है। इस चैनल पे आपको यूपीएससी का वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी इसका सॉल्व मिल जाएगा। और पीछे आप जाएंगे वहाँ पे ढेर सारे और भी सॉल्व प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक। तो यदि इस चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ देना चाह रहे हैं और यूपीएचईएससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसको भी आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो इस नंबर व्हाट्सअप कर लीजिए। वहाँ आपको अलग अलग बैचेज भी मिल जाएंगे, ठीक, टेस्ट भी मिल जाएगा। जो आप लेना चाहें वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो प्रश्न दिया है कि गैंगेटिक गल्फ, जिसे अब बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, इसको पहली बार किसने आलेखित किया था, यानी पहली बार किसने मेंशन किया था। तो ये देखिए आपका ज्योग्राफिकल थॉट से क्वेश्चन है। विकल्प में देखिए आपका आर्यभट्ट, टालमी, स्ट्रैबो और मसूदी है। तो राइट आंसर इसमें टालमी ने पहली बार जो बंगाल की खाड़ी है इसको गंगा की खाड़ी या गंगेटिक गल्फ के रूप में बोला था, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि विश्व के भूभाग को 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित करने वाले पहले विद्वान कौन थे। तो 3 महाद्वीपों के बारे में, यूरोप, एशिया और लीबिया के बारे में किसने बताया था। तो इसमें देखिए आपका हेरोडोटस महोदय ने बताया था। और जो इसमें आंसर दिया है डायरेक्ट हम लोग उसी पे फोकस करते हुए चलते हैं, चूँकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। और कोशिश यहाँ पे ये है कि केवल आपको प्रीवियस ईयर डायरेक्ट मेंशन कराया जाए, ठीक। तरंग गति की दिशा में कौन सी भूकंपी तरंग समकोण पर कंपन करती है, यानी वर्टिकल कौन सी कंपन करती है। तो यस तरंग यहाँ पे है। अब देखिए इसमें एक आप लोगों के लिए ये बता दे रहे हैं, ये देखिए लव तरंग, रेले तरंग, ये सब आपका एक ही तरंग का नाम है, एल वेव्स का ही, ठीक। ये भी आई थिंक KVS में, TGT में, सॉरी नवोदय TGT में ये प्रश्न पूछा गया था। और ये अभी जो आपका DDU में पेपर हो रहे हैं PG वाले, तो PG लेवल के जो पेपर होते हैं इस समय ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं MCQ टाइप के। तो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर उसको आप क्या करिए कि देख लीजिए, उसको सॉल्व भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं काफ़ी ठीक ठाक लेवल के प्रश्न हैं। अगला देखिए, ईसाई यूरोप काल के दौरान प्रस्तावित किए गए TO मानचित्र था। इसमें T मूल शब्द किससे प्रकाशित किया गया है, यानी T क्या प्रतिनिधित्व करता है। तो आप देखेंगे इस तरह से वो मैप आपका बनाया गया है, ठीक है, ऐसे है। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये आपका ईसाई वाला मानचित्र है, ईसाई यूरोप काल का, ठीक है। तो ये T जो है आपका मेडिटेरेनियन सी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा देखिए दिया है कि द रीजन एक्सटेंडिंग बिटवीन कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड डीप सी प्लेन इज़ नोन एज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, सेल्फ यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट, और डीप सी प्लेन यानी कि गंभीर सागरी मैदान, तो इनके बीच क्या पड़ता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच किसका विस्तार पाया जाता है। तो पहले क्या होता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, फिर स्लोप होता है, फिर डीप सी प्लेन होता है। और इसी गंभीर सागरी मैदान में आपका क्या होता है, गुयाट वगैरह पाए जाते हैं, जो अंतः सागरी आप कह सकते हैं कि पर्वत चोटियाँ होती हैं। इसमें कटक भी पाए जाते हैं, गर्त भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है पहले, महाद्वीपीय मग्न तट, फिर स्लोप यानी कि मग्न ढाल, ठीक। उसके बाद गंभीर सागरी मैदान होते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाएगा।
अगला देखिए, भूगोल के क्षेत्र में भूदृश्य शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था लैंडस्केप? तो ये आपका कार्ल ओसावर, इनकी एक बुक है कल्चरल लैंडस्केप के नाम से भी है, ठीक है, सांस्कृतिक भूदृश्य। तो इसमें राइट आंसर कार्ल ओसावर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, औसतन रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना होता है? तो औसतन रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 5.5 होता है। और इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे दिया है कथन और कारण वाला। तो कथन और कारण में देखिए, इसमें दिया है कि व्यवहारिकता कार्यात्मकता का एक संशोधित रूप है। उसके बाद दिया है कि व्यवहारिक भूगोल भौगोलिक स्थान को ज्ञान और त्रुटि के सम्मिश्रण के रूप में पहचाना जाता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये आपका व्यवहारिकता और कार्यात्मकता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। व्यवहारिक भूगोल में भौगोलिक स्थान को ज्ञान और त्रुटि के सम्मिश्रण के रूप में पहचाना जाता है, ये बात सही है। तो यहाँ विकल्प में भी देखिए आपका ए गलत है और आर आपका राइट है। व्यवहारिक भूगोल यानी बिहेवियरल अप्रोच की खोज किसने की थी या उसको भूगोल में इम्प्लीमेंट किसने किया था? कमेंट में आप बताएंगे। इसके अलावा देखिए, दिया है कि द बाउंड्री नोन एज विचर्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन बीच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, गुटेनबर्ग का दिया है, यहाँ पे हमने आपको एक बताया था फार्मूला कोमा रेगुले, ठीक। तो कोमा से सबसे ऊपर देखिए आपका, ये आपका क्रस्ट हो गया, ये आपका मैंटिल होगी, ये आपका कोर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल कर दें जिससे आपका पूरा ये डिसकंटिन्यूटी याद हो जाए। यहाँ पे देखिए, ये आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, ये आपका अपर क्रस्ट है, ये आपका लोअर क्रस्ट है, ये आपका अपर मैंटिल है, ये आपका लोअर मैंटिल है। और नीचे देखिए, ये आपका अपर कोर है और नीचे आपका लोअर कोर है, ठीक। तो सबसे ऊपर आते हैं कि ये आपका अपर कोर और ये क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कौन सी है? तो कोमा से यानी कोनोराड। तो पहले आपका कोनोराड हो गया। दूसरे में देखिए, लोअर क्रस्ट और अपर मैंटिल, इनके बीच कौन सा हो गया? माँ से क्या हो गया? मोहो, ठीक। उसके बाद आपका अपर मैंटिल और लोअर मैंटिल के बीच रे से आपका क्या होता है? रे से रेपिटी। फिर नीचे आते हैं, तो नीचे आपका देखिए यहाँ पे दिया है क्या? लोअर मैंटिल और अपर कोर, इनके बीच जो असंबद्धता पाई जाएगी आपका गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग, ठीक। और नीचे आपका क्या? अपर कोर और लोअर कोर के बीच लेहमान, ले से आपका लेहमान, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये आपका परीक्षाओं में गलत नहीं होना चाहिए, बस आप यही याद रखिए। और ऊपर का क्रम देख लीजिए कि कोर में 2 कोर हो गए आपके, अपर कोर लोअर कोर, मैंटिल में भी 2 हो गए। तो कोर और मैंटिल के बीच भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही प्रश्न आपका दिया है, लोअर मैंटिल अपर कोर के बीच आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका देखिए विचर्ड गुटेनबर्ग, तो कौन सा हो जाएगा? गुटेनबर्ग। अब देखिए, ये क्रॉनिकल जो आपकी ऑप्शनल ज्योग्राफी की आती है उसमें ये प्रश्न आपका गलत दिया गया है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, अपर क्रस्ट और लोअर मैंटिल, तो ये आपका गुटेनबर्ग इसमें 2 पड़ जाएगी। एक आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कोनराड हो गया, और लोअर क्रस्ट और अपर मैंटिल के बीच कौन सी हो जाएगी? मोहो। और आपका अपर मैंटिल और लोअर मैंटिल, तो ये आपका रेपिटी। तो इस तरह से हमने टोटल बताया आपको। इसके अलावा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक रूप से जोवियन ग्रहों का समूह है? ठीक, तो आपका ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ये सूर्य मान लिया जाए, यहाँ पे एस्टेरॉयड है, तो ये जो ये पार्थिव ग्रह होते हैं, इसके बाहर वाले जो होते हैं ये जोवियन ग्रह कहे जाते हैं। तो पार्थिव ग्रह में आपका देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हो गए 4, और 4 आपके जोवियन में आते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट देखिए, हु फार्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल पीरियड हिस्ट्री, ये तो आप जानते हैं, मैकिंडर का। इसी में इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दिया था। ठीक, नेक्स्ट आइए, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के नाम पे किस जलधारा का नाम जुड़ा? ये आसान सा है, पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा है। ठीक है, हम्बोल्ट ने ही
पेरू के तट पे इस धारा की खोज भी की थी। और यहाँ पे इन्होंने एक चिड़िया के बीट की भी बात कही थी गुयाना में, ठीक। और इसके अलावा हम्बोल्ट का और डिटेल जानना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे एक वीडियो पड़ा है, केवल हम्बोल्ट पे ही है। भूगोल के विकास में वारेनियस का योगदान, तो वह भूगोल को क्या किया, सामान्य या सार्वभौमिक भूगोल में विभाजित करने वाले पहले भूगोलवेत्ता थे। वह मुख्य रूप से भौतिक भूगोल के अध्ययन में रुचि रखते थे। वे एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि मानव समाज के लिए भूगोल अपरिहार्य है। देखिए वारेनियस का जोग्राफिया जनरलिस्ट था, ठीक, जिसमें उन्होंने द्वैतवाद के बारे में बताया था, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यानी कि दो चीज़ों के बारे में उन्होंने बात कही थी। भूगोल को दो भागों में डिवाइड किया था, सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल या प्रादेशिक भूगोल भी आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ में देखिए यही आपका पहला वाला सही है, ये आपका गलत है। केवल भौतिक भूगोल में नहीं, वो दोनों भूगोल में रुचि रखते थे। तो केवल एक आपका यहाँ से राइट है। अगला देखिए मैच करना आपको, तो इसमें आपका पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में। यहाँ पे देखिए ये आपका लिस्ट छोटी है, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि द पीरियड ऑफ द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी, खोज का जो महान वर्ष कौन सा है या कब से प्रारंभ होता है, किसके बाद से। पीरियड ऑफ द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्टेड आफ्टर द 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के बाद जो है ये चालू होता है। अगले देखिए नेक्स्ट है कि 16 नंबर पे अटलांटिक महासागर का आकार क्या है, तो ये आप जानते हैं ऐसा आकार है। पैसिफिक ओशन की बात कर रहा है कि पैसिफिक या प्रशांत महासागर में किस माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा है, तो पैसिफिक ओशन जो है किसके माध्यम से आर्कटिक से जुड़ा है, तो ये आपका देखिए उत्तरी अमेरिका का हो गया, ठीक है। इधर आपका यहाँ से कमचटका ये प्रायद्वीप हो गया किसका, रसिया वाला। यहाँ पे जो ये अलास्का प्रांत हो गया, तो यहाँ पे जो जल संधि है ये आपका बेरिंग जल संधि है। और ऊपर आपका क्या है, आर्कटिक है, तो इसी के द्वारा ये जुड़ता है, तो बेरिंग जल संधि ये है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है कि सालमली द्वीप, ठीक, सालमली द्वीप वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग पुरानिक पीरियड, डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम, जो सालमली द्वीप था या सालमली द्वीप था, तो उसको कह रहा है कि ये पुरानिक पीरियड में किस नाम से जाना गया, तो ये आपका सिल्क कॉटन ट्री के रूप में जाना गया था। उसके बाद देखिए मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से किसे स्वीकृत किया गया है। अब देखिए मानव भूगोल में आपका ब्लांस को भी माना जाता है और रेडजेल को भी। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अब कहीं भी आपको दोनों दिए तो आप इसको कम प्रीफर करके रेडजेल को राइट करिएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया है, तो मानव भूगोल फ्रेडरिक रेडजेल। यदि विकल्प में रेडजेल न रहे तब आपको क्या मेंशन करना है, तब ब्लांस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फर्स्ट जोग्राफर टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द पीरियाडिक नेचर ऑफ द मानसून, तो यानी कि कौन जोग्राफर है जिसने पीरियाडिक नेचर यानी मानसून का पीरियाडिक नेचर के बारे में बताया था। तो ये किस जोग्राफर की बात की जा रही है यहाँ पे, या वो किस स्कूल ऑफ जोग्राफी से रिलेट करते हैं, तो इसमें देखिए आपका ये अरेबियन जो जोग्राफर्स है तो उनसे संबंधित है ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका, तो इसमें हम लोग 20 प्रश्न यहाँ पे देख लिए हैं, और नेक्स्ट जो आपका 20 मिलेगा वो वनडे जंक्शन पे टोटल उस पर मिल जाएगा, तो इसी में आगे मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिया भी है डिस्प्ले नंबर 2, अब 1 नंबर से यहाँ पे फिर स्टार्ट हो गया। टोटल ये 9 पार्ट दिए गए हैं 20-20 के, ठीक है, 20 क्वेश्चन का एक पार्ट है, तो टोटल 180 ये हो जाता है, और 20 आपका अलग से टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो इसमें देखते हैं जो भी हो पाएगा। ग्राउंड द स्टे ऑफ फ्रोजन फॉर द एटलीस्ट 2 years इन अ रो इज कॉल्ड, यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्राउंड है या भूमि जो है जो 2 सालों से अधिक ये आपका जमी हो तो उसे क्या कहेंगे, तो ये आपका ये परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। और इसके अलावा हु वाज द फर्स्ट पर्सन डिवाइज
device and instrument used to detect the unfelt and guess the direction to the epicenter of earthquake during 132 AD। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसने जो है एपिसेंटर या अर्थक्वेक में 132 AD ईस्वी के दौरान जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, पहली बार वह व्यक्ति कौन था जिसने डिटेक्ट करने के लिए, किसको डिटेक्ट करने के लिए, एपिसेंटर अर्थक्वेक ड्यूरिंग 132 AD। तो ये आपका चैंग हेंग थे, पहले व्यक्ति थे। और इसके अलावा देखिए कौन सी आपके यहाँ पे वार्म करंट है, तो लेब्राडोर, फाकलैंड, गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ पे आपका दक्षिण अटलांटिक विस्थापन ड्रिफ्ट, यहाँ में गल्फ स्ट्रीम है। ये सभी ठंडी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे एक ट्रिक आप लगा सकते हैं, हम बोले बगुला केला क्यों फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है। तो हम बोले में देखिए हमबोल्ट या पेरू वाला, ये भी आपका कोल्ड हो गया, बेंगुएला, ठीक, कैलिफोर्निया और लेब्राडोर, क्यूरोसियो, और आपका यहाँ पे फाकलैंड फेंक रहा था, फाकलैंड। तो ये आपका क्या है, ये कोल्ड करंट की बात कर रहा है, ये सभी कोल्ड करंट है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, हम बोले बगुला केला क्यों फेंक रहा, तो इससे आप क्या करेंगे, कोल्ड करंट याद रखेंगे और आसानी से यहाँ पे आप लगा सकते हैं। देखिए हम बोले में आपका हमबोल्ट, पेरू या हमबोल्ट, बगुला बेंगुएला, केला से आपका देखिए कैलिफोर्निया, ला से लेब्राडोर आ गया, क्यों ये आपका क्यूराइल वाला क्यूरोसियो है, और यहाँ पे आपका फेंक रहा में फाकलैंड हो गया। अगला देखिए फियोर्ड, किसके द्वारा निर्मित एक लैंडफॉर्म है। एक फियोर्ड एक प्रकार से तट होता है, तटों का एक प्रकार है। तो ये आपका हिमनद अपर्दन के फलस्वरूप बनता है। कनाडा का जो तट है, उत्तरी कनाडा वाला, वो इसके अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन यानी सूर्यातप के वितरण को कौन प्रभावित करता है, ये प्रभावित करने वाले कारकों में हैं। तो लेंथ ऑफ नाइट, लैंडफॉर्म ऑफ रीजन, सन स्पॉट, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। तो इंसुलेशन को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले कारकों में सन स्पॉट है। भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक की जो मध्य अटलांटिक रिज है, ठीक, मिड अटलांटिक रिज कटक को किसके रूप में जाना जाता है, तो जो आपका ये इस तरह से बना हुआ है, ये शेप में है मध्य अटलांटिक कटक। तो ये कह रहा है कि इसके भूमध्य रेखा के उत्तर में, जस्ट उत्तर आप आएंगे, ये देखिए ये आपका डायरेक्ट सभी आंसर की किताब में लिखा गया, वहीं से डायरेक्ट प्रश्न ये उठाया गया, यही सेम लाइन लिखी गई है, ठीक है। डॉल्फिन उभा रही है। और यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, ये देखिए हमने आपको कराया पूरा, ये हमने आपको कराया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप देखेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए बैरिस्फीयर दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, लिथोस्फीयर है, पायरोस्फीयर है। तो ये दोनों मैच नहीं, बल्कि लिथोस्फीयर आपका यहाँ पे मैच दिया है। और आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए, बैरिस्फीयर में और पायरोस्फीयर में 3 टाइप हमने मेंशन किया था। जब हवा का दबाव और जलवाष्प सामग्री, जब हवा का दबाव हो और जलवाष्प सामग्री हो तो कौन सा कोहरा बनता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि तब कोहरा बनता है, कब बनता है, जब हवा का दबाव और जलवाष्प दोनों क्या हो, स्थिर होते हैं, प्रेशर भी स्टेबल हो और जलवाष्प भी। नेक्स्ट है कि भूकंप लिख द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं। कारण क्या है कि भूकंप लेखी जो पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करता है, तो ये बात सही है, ठीक है। और इसी कारण से इसमें जो भूकंप आते हैं उसके अलग अलग झटके दर्ज किए जाते हैं कि भाई कितना ये रेंज में रहा है। अगला देखिए, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुई है। यहाँ पर सिंपल फॉल्टिंग अलोंग कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक, साधारण जो भ्रंश है कॉन्टिनेंटल सीमांत के।
नेक्स्ट एक वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वात गर्म यानी वायु जो है गर्म या ठंडी हवा को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। तो जब हवा का क्षैतिज विस्थापन हो तो आपका अभिवहन होता है। ठीक है। अगला कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा उन्मुक्त करती है? तो संघनन में ऊर्जा उन्मुक्त होता है। वही जैसे आपका वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, जैसे संघनन जब होगा तो जो गर्मी है वाष्प है तो इसमें जो एनर्जी है वो क्या करेगी, बाहर निकालेगी, फिर ये संघनित होगी। अगला है कि पृथ्वी को निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाह्य से आंतरिक तक का जो सही क्रम है वो क्या है? तो हमने आपको वहाँ मेंशन किया, क्रस्ट है, मैंटिल है, कोर है। तो क्रस्ट को भूपर्पटी, मैंटिल को भूप्रवाह और सी आपका क्रोडाई है। निरंतर वर्षण के लिए यानी कि प्रेसिपिटेशन के लिए किस प्रकार का निम्न बादल जिम्मेदार होता है? यानी कि लगातार वर्षा हो तो ये आपका वर्षा स्तरीय निम्बो स्टेटस होता है। और अगला 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए जो ज्वारी संकल्पना थी जेम्स जेफरीज की। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जेम्स जीन्स था। आगे चल के जेफरीज ने इसका आई थिंक 1920 या 22 में उन्होंने संशोधन किया था इसमें। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का क्या नाम है? तो बैकाल झील है ये। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है रसेल का जो द्वितारक परिकल्पना है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो रसेल का द्वितारक परिकल्पना, इसमें देखिए राइट आंसर डायरेक्ट देखिए, इस परिकल्पना ने साथी तारे से बाहर निकले पदार्थों से ग्रहों का निर्माण की व्याख्या की थी। नेक्स्ट है देखिए, इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं और कोशिश करना है कि कम टाइम में आपका मैक्सिमम कवर हो जाए। तो ये इसको फोकस केवल इस पर्पज़ से किया गया है कि ताकि आपका जो प्रीवियस ईयर से प्रश्न हूबहू पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ से मिल जाए। कौन सी अवसादी चट्टानें कार्बनिक रूप में बनती हैं? तो यहाँ पर देखिए कार्बनिक रूप में बनने वाली चट्टान कौन सी है? चूना पत्थर हो गया। और आगे है कि निक पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाई इन द कोर्स ऑफ अ रिवर बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो कह रहा है कि निक पॉइंट जो है कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो दिया है कि जब हार्ड रॉक्स के प्रेजेंस होगा तब जो है रिवर, तब यहाँ पे निक पॉइंट जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कौन सा अस्तरीकृत मृदा है? अस्तरीय मृदा है यहाँ पे। कौन सा अस्तरीय मृदा समूह है? तो अस्तर जिसमें नहीं पाए जाते जलोढ़ों में जो है ये आपका नहीं पाया जाता। द कानो क्रिस्टल्स रिवर इज नोन एज नोन बाय विच नेम? तो ये किस नाम से जानी जाती है? कानो क्रिस्टल रिवर। ये आपका लिक्विड रेनबो के नाम से जानी जाती है। किस दाब पेटी को अस्वच्छांश कहते हैं? तो ये आपका उपोष्ण उच्च दाब पेटी होती है, वही आपका 30 से 35 वाला जो। ठीक है। निम्नलिखित कारकों में से कौन से महासागरों में लवणता की मात्रा और वितरण को नियंत्रित दिया है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन जो है महासागरों में यानी ओशन में जो साइलेंटी पाए जाते हैं उसकी मात्रा और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं? तो इसमें देखिए वाष्पीकरण भी हो है और नदियों से मीठे पानी का अंतर प्रवाह ये भी लवणता की मात्रा को कंट्रोल करता है। वायुमंडलीय दबाव भी है और वर्षण भी जिम्मेदार है, क्योंकि ढेर सारा पानी अभी बारिश हो जाएगी तो लवणता में कमी हो जाएगी, वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, लवणता में बढ़ोतरी आ जाएगी। ठीक है। नदियाँ जो अपना नदियों के जल में जो लवणता की मात्रा होती है ये 3 पर मिल पाई जाती है, यानी कि 1 किलो यदि 1 लीटर पानी नदी का लेंगे उसको आप उबालेंगे तो इसमें लगभग 3 ग्राम के आसपास नमक मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें 1 2 3 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से हवा में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फिर आर्गन है, फिर आपका CO2 होगा। ठीक है। 78-21 ये आपका 1% होता है। यदि किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है तो उसमें क्या चीज़ होगा? वाष्प दर भी अधिक होगा, घनत्व कम होगा या तापमान कम होगा? हिमांक जो है इसका कम होगा। तो किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे वाष्प दर ही अधिक हो तभी वो लवणता की मात्रा अधिक हो।
बल्कि वहाँ जो है हिमांक कम होगा। हालांकि जहाँ पे वाष्पीकरण अधिक रहेगा वहाँ पे लवणता की मात्रा ज़्यादा रहती है, लेकिन ये वेरी करता है अलग अलग प्लेसेस पे। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ सैंड डिपॉजिट इज आल्सो कॉल्ड वेलवैक। वेलवैक किस सैंड डिपॉजिट यानी बालुका स्तूप को कहा जाता है? तो यहाँ पे सैंड लीप्स, ठीक, विच टाइप ऑफ सैंड डिपॉजिट इज आल्सो कॉल्ड वेलवैक। तो सैंड लीप्स जो है ये सैंड डिपॉजिट को वेलवैक कहा जाता है। भूमिगत जल कौन सा स्रोत अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? भूमिगत जल का कौन सा स्रोत जो आपका सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होता है? तो आपका देखिए जो कोनेट वाटर होता है। नेक्स्ट है कि बेस्ड ऑन देयर हाइट्स above the ground which type of clouds can have a base of 10 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि ऊंचाई के अनुसार, जो भूमि से ऊंचाई के अनुसार विच टाइप ऑफ क्लाउड है, यानी 10 किलोमीटर से अधिक बेस किसका होता है? तो ये आपके उच्च बादल जो होते हैं। अगला डाप्सन इकाई, ये आपका जो है ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है कि पक्षीपात जो डेल्टा है इसका सही उदाहरण क्या है? तो मिसिसिपी मिसौरी जो रिवर है ये आपका पक्षीपात डेल्टा का एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है। गंगा डेल्टा हो गया, ये आपका प्रगतिशील भी आप कह सकते हैं इसको। वर्षण के निम्नलिखित में से किस रूप का जो व्यास है 50 से लेकर 50 मिलीमीटर होता है? यानी कि वर्षण में अलग अलग जो बूंदें होती हैं वर्षा की, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। बोल रहा है कि किसकी बूंदों की जो व्यास होती है वर्षा में ये 5 से लेकर 50 मिलीमीटर के आसपास होती है। तो इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर है, ये जो ओलावृष्टि होती है उसमें आपका 5 से लेकर 50 mm के आसपास होती है। नेक्स्ट है कौन से पुराने वलित पर्वत हैं? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका अरावली है। अरावली के संदर्भ में ये भी आप जान लीजिए कि ये जो है आपका सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। वर्तमान में ये क्या है? अवशिष्ट रूप में है। ठीक है, वर्तमान पूछेगा तो ये अवशिष्ट रूप में है। अगला देखिए सॉइल होरिजन सी लेयर रिप्रेजेंट। तो सी लेयर जो मृदा परिच्छेदिका होती है उसमें ए, बी और सी लेयर होते हैं। तो इसमें कह रहा है सी लेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये आपका जो है वेदर पेरेंट मटेरियल को ये डिफाइन करता है। मरे द्वारा जो पंख का कीचड़ों का वर्गीकरण किया गया था समुद्र महासागरों में निक्षेप का, तो कह रहा है कि महासागरों के चारों ओर नीले पंख का रंग नीला काला केवल किस कारण से होता है? तो नीला या काला किस कारण से होगा? तो ये आयरन के सल्फाइड की वजह से ये आपका इस तरह का रंग देता है। अगला वायुमंडल के किस परत की पहचान ध्रुवीय प्रकाश यानी जो अरोरा से की जाती है? तो आयन मंडल में अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस आपने पढ़ा होगा। ठीक, अगला देखिए नेक्स्ट है कि जब ... तब हवा को स्थिर माना जाता है। यानी हवा को स्थिर कब माना जाएगा? विकल्प के अनुसार जब हवा का जो रुद्धोष पतन दर है सामान्य पतन दर से ज़्यादा हो जाए, तब आपका हवा स्थिर मानी जाएगी। अगला है कि प्राचीन समुद्री यात्रा करने वाले जनों ने पछुआ पवनों को भयंकर 50 या फ्यूरियस 50 क्यों कहा? यानी कि जो प्राचीन समुद्री यात्री लोग थे तो वो क्या कहे कि पछुआ पवनें जो चलती हैं समुद्रों में उनको भयंकर 50 यानी फ्यूरियस 50 क्यों कहा? क्योंकि ये 40 से, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, दक्षिणी गोलार्ध में चलती ही हैं और यहाँ पे ये अधिक प्रबल होती हैं, इनकी तीव्र गति होती है। 40 से 60 अक्षांशों के बीच ये चलती भी हैं। 40 पे आपका गरजता 40 और 50 पे भयंकर 50, 60 पे आपका चीखता 60 नाम है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कह रहा है कि जो वाष्पीकरण की दर है ये किस पे डिपेंड नहीं करती है, कौन से कारक हैं? जो वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द, इसमें राइट आंसर देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ विंड एनर्जी। ठीक, इस पे आपका ये डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। जबकि आपका सरफेस मॉइस्चर की उपलब्धता ये भी इस पे डिपेंड करता है। एयर एंड सरफेस का जो टेम्परेचर है ये भी, ठीक, वाटर वेपर कंटेंट जो है एटमॉस्फेयर में उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन।
जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्षेत्रकलन की स्थिति में आ जाए तो कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है? तो ये आपका जो है लघु ज्वार उत्पन्न होता है, यानी समकोण की बात कर रहा है। ठीक है। अगला है कि समुद्री जल में कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि चीनुक जो पवन है उसके बारे में बोल रहा है कि ये ऊर्ध्वाधर पवनें हैं, स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्र मौसम की स्थिति को अधिक से अधिक प्रभावित करती हैं। ठीक, इन्हें बर्फ़, चूँकि ये चीनुक गर्म पवन है तो जब ये आपका रॉकीज की ढालों पे चलती है तो वहाँ पे बर्फ़ को ख़त्म कर देती है, यानी उसको समाप्त कर देती, पिघला देती है। इन पवनों को USA में फॉन कहते हैं। नहीं, चीनुक पवनों को स्नो हीटर, देखिए यही मैं बोल रहा था कि बर्फ़ जो ख़त्म करती है उसको स्नो हीटर कहते हैं, बर्फ़ को खाने वाली। तो स्नो हीटर कहा जाता है क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि के कारण ज़मीन की सतह पर मौजूद बर्फ़ पिघल जाती है और ये हरा भरा यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें 1 और 3 सही है, फॉन नहीं कहते हैं इसको। नेक्स्ट है महासागरों में लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मध्य अक्षांशों में समुद्रों की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है, उसके बाद फिर उसमें क्या होती है, गिरावट चालू होती है। ठीक, तो ऊर्ध्वाधर वितरण में ये आपका राइट है। एक निश्चित सीमा तक लवणता बढ़ेगी, उसके नीचे आप जाएंगे फिर आपका ये गिरती हुई प्रतीत होगी। आगे देखिए, यहाँ भी मैच कराने का यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया नहीं है। अगला है कि निम्न में से किस काल को कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति के रूप में पहचाना गया? तो ऑर्डोविशियन जो है इसमें कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति पहचाना गया। फिर देखिए आपका मैच कराने के लिए ये भी नहीं है भी प्रश्न आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सटेंसिव किंगडम ऑफ ऑल फ्लोरल किंगडम? तो इसमें कह रहा है कि मोस्ट एक्सटेंसिव जो किंगडम है वो फ्लोरल जो किंगडम है उसमें कौन सा है? तो इसमें आपका बोरियल जो रीजन है, बोरियल प्रदेश। अगला है कि कौन सा महासागरों के तापमान में क्षैतिज वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो अक्षांश रेखाएं जो है ये क्षैतिज वितरण को प्रभावित नहीं करती हैं, ये सभी करती हैं। किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ? तो सिल्यूरियन और डियोनियन में, और ऑर्डोविशियन में कशेरुकी जंतु आए थे। ठीक है। अगला है कि पृथ्वी पर मीठे पानी के वितरण को ध्यान में रखते हुए कौन सा इसमें सही है? तो मीठे पानी का जो वितरण है पृथ्वी पे कौन सा? भूमिगत जल में लगभग 29.9% है। ठीक है। हिमनद में आपका 68.7% राइट है। झील में आपका 2.5% नहीं है। तो इसमें आपका मीठे पानी वितरण जो है इसमें 1-2 सही है। 3 नंबर, किस प्रकार के जानवरों के परिक्षेपण में सामूहिक निर्गमन शामिल है? ठीक, तो सामूहिक निर्गमन किस में होता है? द्रुत परिक्षेपण में होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये आपका दिया है कि इफ़ आउट ऑफ 200 यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द आउटर एटमॉस्फेयर, 4 यूनिट कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ एल्बिडो। ठीक, 38 यूनिट बोल रहा है ऑब्जर्व विद इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में 38 यूनिट ऑब्जर्व हो गई। 38 यूनिट जो है 38 यूनिट आर रिसीव्ड एज डायरेक्ट रेडिएशन। तो डायरेक्ट रेडिएशन से जो है आपका 38 यूनिट जो है रिसीव्ड होती है। ठीक, 48 यूनिट आर रिसीव्ड एज डिफ्यूज रेडिएशन। तो डिफ्यूज्ड रेडिएशन से आपका 46 है। ठीक है, और 10 यूनिट्स रिसीव्ड एज स्कैटर्ड रेडिएशन। तो स्कैटर्ड रेडिएशन से आपका 10 यूनिट रिसीव्ड हो रहा है। कह रहा है कि देन व्हाट यूनिट ऑफ इफेक्टिव सोलर रेडिएशन इज एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ लैंड सी सरफेस। और ये टोटल आपका 200 यूनिट है। और ये आपका जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है कितना है? 4 आपका रिफ्लेक्ट है एल्बिडो से, 38 जो है 38 एब्जॉर्ब किया जा रहा है एटमॉस्फेयर में, और 38 रिसीव्ड आपका डायरेक्ट रेडिएशन से। ठीक है, टोटल ये आपका जो यहाँ पे आपका एल्बिडो यानी रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसको उसमें से घटा देंगे तो टोटल ये आपका निकल आएगा कि एक्चुअली जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो कितना है। ये कितना ये आपका रिसीव हो रहा है टोटल धरातल पे।
तो ये आप जोड़ेंगे टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसको इसमें से इन दोनों को घटाने पे इस चीज़ को देखिए हम अलग से आपको करा देंगे, क्योंकि इसमें ये आपका जोड़ और घटाव काफ़ी करना पड़ेगा, तो इसको अलग से करा देंगे, इसको एक्सप्लेन करके, ठीक है। अभी इसका आंसर बस इतना जानिए 132 है, आप लोग कोशिश करेंगे आ जाएगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करिएगा, अलग से एक हम उसमें बता देंगे। निम्नलिखित में से झीलों का कौन सा समूह उनमें उपस्थित लवण की मात्रा के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा झील समूह में उपस्थित लवण की मात्रा के आरोही क्रम में है। आरोही क्रम यानी बढ़ते, तो ग्रेट साल्ट लेक का, फिर डेड सी है, फिर वान झील है, तो ये सबसे ज़्यादा 330, तो ये आपका आरोही क्रम में ऐसा ही है, 1 2 3 इस तरह से इसमें होता है। कैलिफोर्निया के भूमध्यसागरीय बायोम में झाड़ी समुदाय जो है इसका वो किस नाम से जाना जाता है? तो चैपरल झाड़ियाँ यहाँ पे हैं। अगला है कि पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन अ रिलेटिवली स्टेबल इक्विलिब्रियम ओपन एंड वेरियस साइज ऑफ काइंड ऑफ इज डिफाइंड एज इकोसिस्टम। यहाँ पे कह रहा है कि पर्टिकुलर कैटेगरी में जो फिजिकल सिस्टम है उसमें ऑर्गेनिक, जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स को जो है यहाँ पे रिलेटिवली स्टेबल जो साम्य है या स्थायी साम्य में रखा जाता है। तो कह रहा है कि ओपन एंड वेरियस साइज एंड काइंड इज डिफाइंड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं और ये आपका एक दूसरे से अंतर संबंधित, अस्थायी रूप से संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, तो आपका इकोसिस्टम होता है। इसके बाद देखिए कि दिया है कि सापेक्ष आर्द्रता के बारे में सही कौन सा है? तो यह मापती है कि वायु खंड एक तापमान विशेष पर संतृप्त के कितना निकट है, ये आपका राइट है। न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता प्रातःकाल के दौरान होती है, नहीं। यह आर्द्र वायु के इकाई द्रव्यमान उपस्थित जलवाष्प के द्रव्यमान का अनुपात है, ये भी गलत है। तो इसमें आपका देखिए एक राइट है यहाँ पे, और इसको डिटेल में जाने के लिए हमने वीडियो अपलोड किया है, ठीक। आर्द्रता के बारे में उसको पढ़ लीजिएगा। सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, यहाँ से प्रश्न एक ठो आता ही है। दिया है कि ऊर्ध्वाधर उप सतह क्रॉप सेक्शन के बारे में कौन सा सही है? इसमें दिया है कि जो वातन मंडल है पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे स्थित सबसे ऊपर का क्षेत्र होता है। वातन मंडल को संतृप्त मंडल से पृथक करने वाली सतह को भौम जलस्तर कहा जाता है। परिसीमित जलमंडल शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल का एक मुख्य स्रोत प्रदान करता है। तो ये आपका जो सरफेस क्रॉप सेक्शन की बात कर रहा है कि जो वातन मंडल है ये पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे स्थित सबसे ऊपर का क्षेत्र होता है। जैसे ये धरातल हो गया, तो जो सबसे ऊपर की लेयर होगी इसे वातन मंडल कहा जाता है, ठीक। और इसी में आपका भौम जलस्तर आता है, यानी इसी पे ये कलेक्ट होता है। तो इसमें आपका 1 2 3 तीनों सही है। अंतरा पर्वतीय पठार का सही उदाहरण कौन सा है? तो अंतर पर्वतीय पठार आपका ये तिब्बत पठार है। नेक्स्ट है कि पारितंत्र को उत्पादकता, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को ध्यान रखते हुए जो एनपीपी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, तो कह रहा है कि ये होता है। तो ये आपका एनपीपी जो है किसके बराबर होता है? जब सकल प्राथमिक उत्पादन से शोषण के माध्यम से जो नष्ट हुई ऊर्जा उसको घटा दिया जाएगा, तो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्शन निकल आता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की समताप मंडल परत को हवाई जहाज उड़ाने के लिए अधिक मान्य किया जाता है, तो ये आपका सही है, समताप मंडल में ही। और समताप मंडल परत अपेक्षाकृत स्थिर होती है, हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह से पहचानी जाती है। तो नहीं, इसमें ऊर्ध्वाधर प्रवाह नहीं होता हवा का, ठीक। थोड़ा सा ये शांत मंडल होता है अपेक्षाकृत क्षोभ मंडल के, ठीक। यदि बहुत ज़्यादा इसमें प्रवाह देखी जाए तब यहाँ पे समस्या हो जाती है। तो इस हिसाब से आपका ये सही है, आर गलत है। हालांकि समताप मंडल में यदि आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल से के ऊपरी जो परत है
उसी में आपका जेट पौने चलती हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो यहाँ पर देखिए आपका भारत वर्मा जो ये भी आपका एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है इंडिया का। पश्चिमी घाट भी है, ठीक, और पूर्वी हिमालय ये भी आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अगला देखिए कौन सा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है। तो आपका ये टीक जो है। इसके अलावा देखिए घास के मैदानों की सूची दिया गया है, तो घास के मैदान इसमें दिए नहीं गए हैं। पश्चिमी घाट में जो जोंग जलप्रपात है तो ये आपका शरावती नदी पे है। दिया है कि विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको भी आपका लेटराइट सॉइल के बारे में पूछ रहा है कौन सा सही है। तो लेटराइट सॉइल में आपका आयरन रिच सॉइल होती है, ये राइट है। कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर विषमपोषी जंतुओं को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब विषमपोषी जंतु इसमें कौन से हैं, तो ये आपका देखिए इसमें लिखा भी गया सैप्रोफिट्स, परजीवी और होलोजोइक। नेक्स्ट है कि हिमालय के निम्नलिखित में से कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक, मुख्य परिसीमा क्षेप यानी MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा अलग की गई है। तो आपका ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो एक और आपका इसमें देखिए MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मृदा मुख्यतः निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो जो नदियों के मैदान है तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान हो गया। जीवमंडल जो बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा घटक शामिल है इसमें, कार्बनिक घटक, अजैविक ऊर्जा घटक। तो बायोस्फीयर में सभी प्रकार के घटक पाए जाते हैं। भाखड़ा नांगल जो बांध है किस नदी पर है, तो सतलज पे है ये। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। मानसून उत्पत्ति की जो गति का अवधारणा है उसको फ्लोन महोदय ने दी है, ध्यान रखिएगा, किसने, फ्लोन। अगला है कि द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी कॉल्ड द रामसर कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन, तो रामसर कन्वेंशन किस पे बेस्ड है, आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड पे। 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। चरमोत्कर्ष वनस्पति, ठीक, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत क्या कहता है, चरमोत्कर्ष वनस्पति की प्रकृति के बारे में एक चरम यानी मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत कहता है कि क्षेत्रीय जलवायु चरमोत्कर्ष वनस्पति का प्रमुख नियंत्रण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन, बायोटिक सक्सेशन की कौन सी यानी कि जैविक अनुक्रमण के जो अवस्थाएं होती हैं उसमें कौन सी एक नहीं है इसमें विकल्प में। फेज माइग्रेशन है, फेज रिएक्शन भी है, फेज ऑफ एडजस्टमेंट ये नहीं है, न्यूडेशन है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्पर्धी अपवर्जन, ये इकोलॉजिकल निके के बारे में, निकेत के बारे में कह रहा है कि स्पर्धी अपवर्जन का कानून कहता है कोई भी 2 प्रजातियां समान निकेत को ग्रहण नहीं करेंगी तथा एक ही पर्यावास में समान संसाधनों के लिए बहुत लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा भी नहीं करेंगी। कह रहा है कि कम प्रभावी प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावी प्रजातियां विस्तृत व्यापक पारिस्थितिक निकेत ग्रहण करती हैं, तो राइट है ये। पारिस्थितिक निकेत जनसंख्या संसाधन चर से प्रभावित नहीं होता है, जनसंख्या संसाधन चर से प्रभावित होता है, नहीं दिया है तो रंग हो जाएगा। ये दोनों सही हैं। लाल मिट्टी का रंग किसकी वजह से होता है, तो आप जानते हैं लाल, नीला, ये सब फेरिक ऑक्साइड। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल। और ये सभी चैनलों को आप ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री क्या है, डूरंड क्या है, रेड क्लिफ क्या है। किस मृदा में जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो काली मृदा, ये भी मृदाओं को आप पढ़ लीजिएगा। लेटेराइट में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। सुंदरबन जो प्रसिद्ध डेल्टा है इसमें क्या पाए जाते हैं, तो ये आपका मैंग्रोव वन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के शीत मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, शीत मरुस्थल में, तो सिंधु नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है, सही है। दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा हुआ है। हिमालय पर्वत के वृक्षछाया क्षेत्र में आता है जो शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल कहाँ पे है, आपका लेह लद्दाख वाला वही, ठीक है। इस क्षेत्र में लवण या सैलाइन झीलों की विशाल विविधता है, तो ये आपका सही नहीं है। विश्व में किस देश का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, तो आपका आ जाता है भारत।
संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है? लौह इस्पात उद्योग है। भारतीय विमान प्राधिकरण AAI का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1995 में। मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है उसको हम अलग से कराएंगे, ठीक है, उसको डिटेल में सॉल्व करा के, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है। तो जो मैथमेटिकल इसमें आएंगे या प्रैक्टिकल वाले जो लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं वो तो उसको अलग से कराएंगे। पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि किस नाम से जानते हैं? झूम के नाम से। इन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कुमारी, वेबर, दहिया, ये सभी। पश्चिमी घाट में कुमारी आप जानते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ? तो यूरोप में औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ था। और भारत का एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका कोलकाता वाला बंदरगाह है, हुगली के पास जो है, हुगली नदी। भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रक्रमण क्षेत्रों यानी EPZ की पहचान की गई है? तो टोटल भारत सरकार के द्वारा 7 EPZ की पहचान की गई है। कौन सा समूह जो है किलोमीटर लंबाई के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? ठीक है, कौन सा क्रम है? आरोही है, 1 2 3 इस रूप में। तो सबसे छोटा पहले ब्यास नदी, रावी, यमुना, गंगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने भारत में वनों को किन 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया? तो 4 श्रेणी वनों की कौन सी है? संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। ठीक, अगला है कोपेन का भारतीय जलवायु वर्गीकरण में ये किन विचारों पर आधारित था? तो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था भारत के संदर्भ में औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा, औसत मासिक वर्षा, इन सभी को ध्यान में रखा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यानों का भी दिया है नहीं तो इसलिए छोड़ देते हैं इसको, आगे हम लोग आते हैं। इसमें देखिए जेट स्ट्रीम की बात आ गई। कथन दिया है कि ऊपरी वायु निम्न दाब पश्चिमी जेट स्ट्रीम यानी वेस्टर्न जेट स्ट्रीम सामान्य मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करती है। दिया है कि क्षोभ मंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रति चक्रवात स्थितियां विकसित होती हैं। तो ये आपका तो सही है, ऊपरी उच्च वायु दाब और प्रति चक्रवात स्थितियां क्षोभ मंडल के ऊपरी भागों में होती हैं। और लेकिन ये वाला रंग इसलिए है क्योंकि इसमें दिया है कि ऊपरी वायु निम्न दाब पश्चिमी जेट स्ट्रीम ये सामान्य मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करती बल्कि सामान्य मौसम में इसमें परिवर्तन होता है, तो इसलिए ये आपका रंग हो गया। नेक्स्ट है नदी की सहायक नदी। इसमें सहायक नदियों के बारे में दिया है तो कह रहा है कौन सा सही है? कावेरी की हेमवती आपका राइट है। झेलम पार्वती नहीं इसकी है, ठीक है, पार्वती अर्कावती। नर्मदा की बैतूल ये भी नहीं है। गोदावरी की पंचगंगा ये भी नहीं है। कृषि की कौन सी शाखा फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है? तो आपका बागवानी है, ये आप जानते ही हैं। अगला है कि भारत में निर्वर्तनीय जो मानसून के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो निर्वर्तनीय मानसून के मौसम के दौरान तापमान समान रूप से उच्च होता है, यानी उत्तर भारत में लगभग 25 डिग्री टेम्परेचर होता है। यह दिसंबर की शुरुआत तक दक्षिण की ओर बढ़ता है तथा भूमध्य रेखीय निम्न के साथ विलीन हो जाता है, ये भी बात सही। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत से पीछे हटना शुरू हो जाता है, ये रंग है। 1 और 2 यहाँ पे आपके राइट हैं। अगला भारत उत्तर पश्चिम जो रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका जयपुर में। इसका PDF भी आपको टोटल का मिल जाएगा, परेशान ना होइए। निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो सबसे बड़ा विश्व का रेल नेटवर्क USA में है। अगला है कि कौन, ये देखिए यही प्रश्न अभी आपका NBS में पूछा था, नवोदय में, यही सेम प्रश्न। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है? रबी, खरीफ, जायद, ये 3 फसलें के प्रकार हैं, हम जानते हैं। तो ये आपका मक्का हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि किस उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत जो है? तो ये जूट का है। और फ्लाइंग स्क्वायरल
इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व। तो फ्लाइंग स्क्वैरल जो ये किस बायो रिजर्व में पाई जाती हैं, चिड़िया का नाम है। तो ये आपका पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। आर्थिक संरचना में चतुर्भुजात्मक क्षेत्र की गतिविधियां निम्न में से कौन सी शामिल है। तो यानी ये आपका फोर्थ क्या कि ये आप कह सकते हैं इसको क्वार्टनरी लेवल की, ठीक, चतुर्थ क्षेत्र की गतिविधियां। तो नंबर 1 आपका प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, तीसरी को आप टर्शियरी कहते हैं और चौथे को आप क्वार्टनरी कहते हैं, ठीक है। तो क्वार्टनरी लेवल की जो है वो आपके रिसर्च हो गया। और एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी हो गया, विनिर्माण आपका सेकेंडरी हो गया और ये आपका सर्विसेज जो है टर्शियरी यानी तृतीय। अगला है कि प्रवासन का आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रवास का यानी माइग्रेशन का आयु पर सीधा प्रभाव पड़ता है, बात सही है। क्योंकि जब जो मान लीजिए कि 15 साल से नीचे वाले बच्चे हैं तो उनके अंदर उतना ज़्यादा वो पैसे की दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि जो इनके पिताजी हैं वो वही तो सब कुछ देख रहे हैं इनका। अब दुर्भाग्य से किसी किसी की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि प्रवासन का आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है, तो बात सही है। अगला है कि प्रवासन का आयु चयनात्मक की ओर ध्यान देता है, जिसका अर्थ है कि 15 से 30 वर्ष की आयु के लोग छोटी या बड़ी आयु समूहों के लोगों की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। तो क्रियाशील जो जनसंख्या होती है 15 से 45 ही मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपका ये भी राइट है। तो इसी वजह से सीधा आयु संरचना पर ये प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आपका राइट हो गया। इसमें ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी आपका सही है। इसमें देखिए राजमार्ग मिलाने, ये भी आपका नहीं दिया है। ये देखिए आपका इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार इष्टतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है, या प्रति व्यक्ति न्यूनतम उत्पादन हो, या न्यूनतम ह्रास प्रतिबल, कम संसाधनों के साथ अधिकतम उत्पादन। इष्टतम जनसंख्या यानी थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। शहरी आकार की मॉडल संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत। तो कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो ये बर्गेस की है कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। और सेक्टर थ्योरी किसकी है, ये देखिए आपका ये सब अर्बन लैंड यूज पे डिपेंड है, ठीक, नगरीय भूमि उपयोग पे आधारित ये सिद्धांत है। सेक्टर थ्योरी किसकी है, तो सेक्टर ये आपका होमर हैट की है। विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज़ फाउंड इन एशिया। तो एशिया में किस प्रकार के रूरल सेटलमेंट होते हैं, यानी ग्रामीण अधिवास कॉम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति की, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या रहा है। तो दूसरी हरित क्रांति में ये था कि भाई जो यहाँ के लोग थे उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करनी है, यानी जीवन स्तर उठाना, राइट है ये। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग भी इसमें शामिल किया गया। भोजन, दालें, तिलहन, औद्योगिक कच्चे मालों पर ये आत्मनिर्भर बनाना। शुरुआत में जो पहली हरित क्रांति थी उसमें ये किया गया कि भैया पहले पेट भरने के लिए भोजन आ जाए, मतलब गेहूँ चावल पे ही फोकस किया गया। फिर दूसरे में जो है तब क्वांटिटी की बात की गई, क्वालिटी की बात की, पहले में क्वांटिटी की बात थी। तीनों इसमें सही हैं। कौन सा कारक ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब आप गांव में निवास करते होंगे तो आप जानते होंगे। उपजाऊ भूमि भी ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति को प्रभावित करेगी। यहाँ मान लीजिए उपजाऊ भूमि है और ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ से इसकी दूरी मान लीजिए 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो यहाँ पे लोग गाँव हो क्या करेंगे, इसके नज़दीक अपना मकान बनवाएंगे। निर्माण सामग्री, अब मान लीजिए यहाँ पे निर्माण सामग्री भी अच्छी मिल रही है तो यहाँ पे आप बस्तियाँ बनाएंगे। शुष्क भूमि हो, बाढ़ वाले क्षेत्रों में तो आप रहने जाएंगे नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका प्रभावित करेगा। अनुकूल जलवायु हो, ठीक है। अब जलवायु मान लीजिए कि आप अंटार्कटिका या अंटार्कटिका जो ठंडे प्रदेश या साइबेरियन रीजन में आप जाएंगे नहीं कि वहाँ हम रहने जाएं, आपको प्रॉपर जहाँ पे जलवायु अच्छी मिलेगी वहीं तो रहेंगे। तो ये भी आपका ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करता है। तो ये सभी कारक हैं। अगला है कि प्रतिगामी जनसंख्या जो है जब एक ग्राफ में आलेखित की जाती है तो ये क्या प्रदर्शित करती है। जो प्रतिगामी जनसंख्या है ये ग्राफ में
आलेखित की जाए, ग्राफ में दिखाई जाए, तो ये आपका संकीर्ण आधार पिरामिड को दिखाता है। तो ये जनसंख्या पिरामिड हमने कराया, देख लीजिएगा, उसमें नेट वाले बैच में भी है। किस देश ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए एक बच्चे की नीति किसने अपनाई है? तो आँख मूंद के आप चीन लगा देंगे। कौन सा कारक किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता है? तो किसी भी क्षेत्र की कृषि को जो प्रभावित नहीं करता वो कारक कौन सा है? विरासत है। इसका कृषि से कोई लेना देना नहीं है। काश्तकारी है, स्थलाकृति भी है और किस्में भी हैं। नेक्स्ट देखिए, एक गांव में निवल खेती क्षेत्र 100 हेक्टेयर पे रबी खरीफ। ये देखिए अगले वाले में यहाँ पे केवल आप आंसर देख लीजिए, जो मैथमेटिकल वाले हैं उसको अलग से मैं करा दूंगा सेलेक्ट करके। देखिए जननांगी संक्रमण मॉडल है, इसमें दिया कौन सा कथन गलत है? ठीक, तो थॉमसन और नोटस्टीन ने इसे दिया था, राइट है ये। और ये आपका मृत्यु दर में गिरावट, उर्वरता में गिरावट से पहले आती है, ये भी कहा है इसमें। यह सिद्धांत बताता है किसी समाज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उसके जननांगी संक्रमण के साथ साथ होता है, ये भी सही है। ये आपका दिया है कि संक्रमण का पहला चरण घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर पहचाना, गलत है। पहले चरण में ही बोला जाता है कि हाई डेथ रेट यानी मृत्यु दर भी मैक्सिमम है और बर्थ रेट भी मैक्सिमम है। 2016 का जो यूएनओ का डाटा है, कौन सा समूह उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो इंडोनेशिया, फिर यूएसए है, फिर भारत है, फिर चीन है। तो ये आपका राइट है, आरोही क्रम में है, 1 2 3 4 इस तरह से। कौन सा देश के कोयले का प्रमुख उत्पादक है? तो कोयले का प्रमुख उत्पादक यहाँ पे देखिए चीन को होड़ लगी हर चीज़ में नंबर 1 पे। तो जब आपको कोई चीज़ ना आए तो आँख मूंद के आप चीन पे लगा सकते हैं प्रोडक्शन में। दिया है कि वान थ्यूनेन का जो आर्थिक लगान फार्मूला था, इसमें के क्या है? के जो है ये बाजार से दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला देखिए, भारत में सड़क परिवहन की समस्या जो गंभीर है, तो ये आपका किस वजह से ऐसा होता है? मिश्रित यातायात की वजह से। उसके बाद देखिए, विश्व की जनसंख्या की वृद्धि में की दर में किस वर्ष के बाद तेजी आई थी? तो जनसंख्या वृद्धि में कब तेजी आई थी? 1900 के बाद, यानी 20वीं सदी में। अगला है कि कृषि क्रांति को मैच कराना, ये भी आपका यहाँ पे दिया है नहीं, मैचिंग वाले कोई दिए नहीं है। यूरेनियम के प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान है। और अगला, भौगोलिक सीमा निर्माण का अंतिम चरण कौन सा है? तो अंतिम चरण है कि उसका सीमांकन कर दिया जाए। कथन देखिए, किसने कहा था कि राजनीतिक सीमाएं राष्ट्रीयता स्थापित करने पर ध्यान देती हैं? तो ये कोहन का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, कोहन का स्टेटमेंट है। अगला है कि कौन सा बाढ़ के कारणों में से एक नहीं है? तो बाढ़ के कारणों में से एक नहीं है दोषपूर्ण कृषि प्रणालियाँ, ये भी आपका है। नदियों का लहरदार और विसर्पी मार्ग, ये भी बाढ़ लाते हैं। वन कटाई आप करेंगे तो भी बाढ़ की समस्या होगी। तो ऊर्ध्वाधर रूप में पवन अपरूपण, तो पवन का अपरूपण हो रहा है ऊर्ध्वाधर रूप में, तो बाढ़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला है कि मानव भूगोल के विषय में संभववाद के बारे में कौन सा सही है? तो ये मनुष्य को पर्यावरण में एक सक्रिय एजेंट के रूप में लेता है, तो ये सही है। संभववाद जो है ये कहता है कि पर्यावरण हमारा एक एजेंट है। ब्लांस संभववाद के दर्शन के कट्टर समर्थक ने, राइट है। 20 के दशक में टेलर द्वारा संभववाद की अवधारणा सामने रखा गया, नहीं। टेलर ये आपका निश्चयवाद से संबंधित है, ठीक है। रुको जाओ नियतिवाद जिसे आप कह सकते हैं। तो 1 2 ही सही है इसमें, तीसरा गलत है। अगला, भूकंप से संबंधित जो इलास्टिक बाउंड थ्योरी थी, ये किसने दी थी? तो ये एच.एफ. रीड महोदय ने दी थी, ये कर्नल एच.एफ. रीड इन्हें कहते हैं। कौन सा चक्रवात की आँख चक्षु के अवलक्षणों में से एक नहीं है? तो जो चक्षु होती है चक्रवात की, तो पवन वहाँ पे छीड़ होती है, राइट है। बारिश की कमी होती है, आमतौर पर सूखा होता है। लेकिन अत्यधिक नम जो दिया ये आपका रंग यहाँ पे यही नहीं होता है। कैरेबियन समुद्र में जो मार्टिनिक द्वीप है वहाँ पर माउंट पिली है, वहाँ पे विस्फोट हुआ था, कह रहा है जिसमें 28,000 लोग मारे गए। ये विस्फोट माउंट पिली में कब हुआ था? तो 1902 में हुआ था, ठीक। अगला है कि भारतीय मौसम विज्ञान IMD के अनुसार सूखा तब हो जाता है जब औसत वार्षिक वर्षा सामान्य से 75% कम होती है।
वर्षा की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। मैकमोहन रेखा देखिए भारत चीन की हो गई, और यहाँ पे देखिए ये भी आपका हम अलग से कराएंगे। तो अभी तक 3 प्रश्न आपको अलग से जो मैथमेटिकल वाले हैं थोड़ा सा। अगला देखिए स्मिथ की बात कर लें तो स्मिथ के अनुसार निम्न में से कौन सा कल्याण के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों में से एक नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपका स्मिथ ने सामाजिक व्यवस्था की बात कही थी, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, प्रसन्नता और का सांस्कृतिक तत्व इसमें शामिल नहीं थे। वेलफेयर जोग्राफी जो एडम स्मिथ की है उसी में बात कही है। सुपर साइक्लोन की बात कर रहा है, भारत के चक्रवात इतिहास में सबसे शक्तिशाली सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, जो किस राज्य से संबंधित था, उड़ीसा में। इसमें देखिए दिया है कि यदि GX को किसी राज्य का G स्केल माना जाता है तो दिए गए सूत्र में RX क्या है। तो आपका देखिए यहाँ पर दिया है कि देश का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है ये। किसी विशेष समुदाय या समूह की विशेष आपदा के प्रति संवेदनशीलता का विचार सामाजिक आरक्षिता है। किस कारक ने भू राजनीति के पुनः प्रवर्तन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया। तो राजनीतिक दलों की जो उन्नति आ गई इस वजह से ये आपका प्रोत्साहन नहीं मिला है। गतिविधि की गति के आधार पर किस खतरे को धीमा आक्रमण यानी ऑनसेट खतरा बोला जाता है। तो ऑनसेट खतरा आपका क्या है, सूखा है। दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड जो है तथा थाईलैंड वो भारत चीन में फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच एक बफर कटिबंध था। तो ये आपका एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य, तो दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य तथा भारत चीन में फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच बफर कटिबंध था। एशिया का में कौन सी देश भूमि से घिरा हुआ है, कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है यानी लैंड लॉक कंट्री, स्थल आबद्ध कह सकते हैं। ठीक, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, उज्बेकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्यूमुलेटिव एटमॉस्फेयर डिजास्टर। कौन सा इसमें क्यूमुलेटिव एटमॉस्फेयर आपदा या डिजास्टर से संबंधित होता है। तो ये देखिए आपका हीट वेव है। इसमें भी देखिए मैच कराने के लिए दिया है, तो ये आपका इसमें है नहीं प्रश्न। अगला दिया है कि एक प्रकार का दंड आरेख जिसमें कुल मान के विभाजन को दर्शाने के लिए स्तंभों को खंडों में डिवाइड कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं मिश्र दंड आरेख या कंपाउंड दंड आरेख। ठीक है, अगला दिया किस स्थिति में सेंसर रिमोट एक स्पेक्ट्रम पर छोटी वस्तुओं का भी पता लगाने में सक्षम होता है। जो स्थानिक विभेदन जब उच्चतर स्तर पर होता है तो छोटी वस्तुओं का पता लगाने में भी सक्षम होता है सेंसर। देखिए रिमोट सेंसिंग से ये प्रश्न है सब। ठीक है, दिया है कि पुष्पब्रूम क्रमवीक्षण यानी पुष्पब्रूम स्कैनिंग सबसे पहले किस उपग्रह में किया गया था। स्पॉट 1 एल नीनो दक्षिणी दोलन से समुद्र से सामान्य तापमान में वृद्धि से संबंधित है। थीमेटिक मानचित्र तैयार करने के लिए कौन सी तकनीक विशेष रूप से संख्यात्मक डेटा का उपयोग करती है। तो ये आपका छायांकन विधि है। और नदी के पानी के बिंदु प्रदूषण में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो पॉइंट पॉल्यूशन जो होता है बिंदु प्रदूषण, उसमें आपका शहरी मलजल नदियाँ शामिल की जाती हैं। प्रदूषण के प्रकारों के अंतर्गत ये आता है। अधिकतम ओजोन घनत्व जो है 20 से 25 किलोमीटर रेंज में होता है। और इसमें दिया है कि किसे एक कण वायु प्रदूषक नहीं माना जाता। तो ग्लिसरॉल को नहीं माना जाता, एरोसोल, परागकण, सूत ये सभी माने जाते हैं। भारत में गरीबी के बारे में कौन सा कथन सही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि को गरीबी के कारणों में से एक रूप में पहचाना जा सकता है। तो सही है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो ही गई है। भारत सरकार ने लोगों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो PDS शुरू किया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सही है। गरीबी को उन्मूलन करने के 2001 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अपनाया गया था। तो ये 2001 में नहीं किया गया था। ठीक, IRDP।
कौन सा एक लघुमान मानचित्र है, तो ये आपका ये एटलस है। उसके बाद देखिए निष्क्रिय सूक्ष्म तरंगी सुदूर संवेदन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका ओशनोग्राफी या समुद्र विज्ञान के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए इसमें दिया कौन सा प्रमाण जो है ग्लोबल वार्मिंग में अनुक्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। परमाफ्रॉस्ट यदि पिघलेगा तो माना जा रहा है हाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। समुद्र में जल स्तर में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। महाद्वीपों के जो हिमनद हैं वो भी पिघल रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन वर्षा यदि स्थिर पैटर्न उसका प्रॉपर चल रहा है तब इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं पता चलती है। किसी पौधे की समान रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए खतरा मान संख्या क्या होती है, ठीक 6 से 10 उनकी संख्या हो जाए तो ये थ्रेट कैटेगरी में उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका नहीं दिया गया। झील के पानी में किस पदार्थ की उच्च सांद्रता से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, तो फेफड़ों का कैंसर एस्बेस्टस। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई है, ये आप जानते ही हैं। कौन सा संवहनीयता का गुण नहीं है, ठीक, तो इसमें पारिस्थितिक संसाधनों की निरंतर आपूर्ति, संवहनीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी की, ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिक कार्य, ये सभी आपका संवहनीयता के गुण हैं। लेकिन अनुकूल परिस्थिति मांगों को पूरा करना ये नहीं है। कैडेस्ट्रल मैप को निरूपित करने वाले मानचित्र हैं, तो कैडेस्ट्रल ये आपका भूसंपत्ति या भूखंड को निरूपित करता है कैडेस्ट्रल में। कौन सा शंक्वाकार मानचित्र प्रक्षेपण के गुण में से एक नहीं है, तो शंक्वाकार मानचित्र प्रक्षेपण यानी पॉलीकोनिक मैप से रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो कौन सा है ये देख लीजिए। सभी समानांतर संकेंद्री वृत्त चाप होते हैं इसमें, समान समानांतर यानी समान के साथ एक इसके लिए आपका, और ध्रुव को एक चाप या एक बिंदु के रूप में पॉइंट के रूप में दर्शाया जाता है। जबकि है कौन सा नहीं, आर्थोमॉर्फिक प्रक्षेपण नहीं है, ये यथाकृतिक नहीं है, ठीक है। एक माइक्रोमीटर से छोटे विशिष्ट पदार्थ को संभालने के लिए किस विधि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, तो स्थिर विद्युत अवक्षेपित विधि का। देखिए इसमें 180 प्रश्न तो हो गए टोटल। ये आपका आगे है टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो टीचिंग का आपको 20 प्रश्न मिलेगा। उसको अलग से इसी के साथ हम लोग जो 4 से 5 प्रश्न आपके मैथमेटिकल वाले ज्योग्राफी में रहे हैं उसको उसमें सॉल्व कर लेंगे, यानी टोटल अलग से DSSB का टीचिंग का लगभग वहाँ पे 25 हो जाएगा। तो अलग से एक वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें हम लोगों ने कितना सॉल्व किया है, टोटल 180 प्रश्न, ठीक। इसमें से यदि 4 से 5 मैथमेटिकल वाले निकाल दीजिए तो टोटल 174 हैं जो ज्योग्राफी से हैं। इसमें ज्योग्राफी का न केवल फिजिकल बल्कि आपका ह्यूमन फिजिकल सब शामिल है, यानी पॉलिटिकल भी है इसमें, और प्रैक्टिकल भी आपने देखा, रिमोट सेंसिंग से भी प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।